नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ किशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड के चमोली में जल प्रलय के बाद लापता 206 लोगों में से 56 शव हो चुके हैं बरामद। परियोजना के बैराज के मलबे में शवों के दबे होने की आशंका। उत्तराखंड में शुरू होने जा रहा है टिहरी झील महोत्सव। प्रभारी मंत्री ने महोत्सव की तैयारियों का लिया जायजा। सीएम रावत करेंगे उद्घाटन। भारत के सेरम इंस्टीट्यूट में बनने वाले कोरोना वैक्सीन को अब दुनिया भर में आपात इस्तेमाल का रास्ता हो गया साफ। WHO ने दी मंजूरी। देश भर में आज से सभी वाहनों के लिए अनिवार्य हो गया फास्टैग। अब नए 4 पहिया वाहनों के रजिस्ट्रेशन के लिए भी फास्टैग होगा जरूरी। वसंत पंचमी के अवसर पर हरिद्वार में कड़ी सुरक्षा के बीच श्रद्धालुओं ने लगाई डुबकी। लाखों श्रद्धालुओं का गंगा के घाटों पर लगा जमावड़ा। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में फिर बारिश और बर्फबारी के आसार। बिजली गिरने की भी मौसम विभाग ने जताई आशंका। येलो अलर्ट किया गया जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर टूटने के बाद से तबाही के निशान अभी भी बाकी हैं। 13 गांव का संपर्क एक दूसरे से टूट चुका है, तो वहीं ऋषिगंगा के ऊपर टेम्पररी रोप वे बनाकर इन छोटे छोटे गांवों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का प्रयास किया गया। एक तरफ PWD ने इस तरीके के रूप में बनाकर लोगों को राहत पहुंचाई, तो वहीं इस समय मदद के लिए NDRF के जवान सहित तमाम लोग एक छोर से दूसरे छोर तक जा रहे हैं। के न्यूज़ की टीम ने ग्राउंड जीरो से जब इस रोपवे का जायजा लिया तो देखा कि इतने कम समय में जिस तरीके से युद्ध स्तर पर तपोवन में काम चल रहा है, उससे मानो इन गांवों को नया जीवन मिल जाएगा। 13 गांवों का संपर्क टूट चुका है। उसके बाद PWD की मुहिम के बाद जो है टेम्परेरी एक रोपवे बना गया है और हम दिखाते हैं आपको कि ये संपर्क जो है गांव से एक गांव को जोड़ने का संपर्क जो है वो जारी हो चुका है। और किस तरीके से ये रोपवे के द्वारा जो है यहाँ से लेकर दूसरे गांव तक किस तरीके से ग्रामीण जा सकते हैं, तो वो तमाम चीज़ों को लेकर के जो एक प्रयास है वो निरंतर जारी है। और ये एक टेम्परेरी विकल्प है जिसको लेकर के तमाम जो गांव के लोग हैं वो इस रोपवे के द्वारा जो है एक छोर से दूसरे छोर चले जा रहे हैं, क्योंकि ये एक बड़ी स्पीड से जिसको कहा जा सकता है वो बनाया जा रहा है। और मैं इस समय जो हूँ, ये ऋषि गंगा है, ये वही गंगा है जहाँ पर जो है एक सैलाब आया 7 तारीख को, और उसके बाद जो है सैलाब के बाद जो है काफ़ी जन हानि जो है वो यहाँ पर हुई। और लगातार जो काम है, जो प्रयास है सरकार द्वारा, वो यहाँ पर काम करने की जो मुहिम है उसको लेकर के तीव्र गति से काम लगातार जारी है। और उसको लेकर के जो है काम यहाँ के तमाम जो कर्मचारी हैं वो लगे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से एक जो टेम्परेरी जोड़ने का काम था, यानी कि जो गांव के लोग परेशान थे क्योंकि यहाँ से लेकर उस साइड जाना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है। और आप देख सकते हैं ऋषि गंगा भी जो है कहीं ना कहीं अपने उफान पर है, और जिसको लेकर के एक विकल्प जो है एक गांव से दूसरे गांव तक जोड़ने का विकल्प जो है वो PWD द्वारा बना दिया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट लईक अहमद के साथ में राजेश वर्मा, तपोवन। और अब आपको चमोली से बड़ी खबर बता देते हैं। चमोली से बड़ी खबर, टनल से 2 और शव बरामद किए गए हैं। बड़ी खबर आपको चमोली से बता रहे। तपोवन टनल से 2 और शव बरामद किए गए हैं। अब तक टनल से निकाले गए हैं कुल 11 शव। लापता 206 लोगों में से 58 शव बरामद हो चुके हैं। अभी भी आपदा में लगभग 150 लोग लापता हैं। बड़ी खबर चमोली से, टनल से 2 और शव बरामद किए गए हैं। और अब आपको हरिद्वार की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर बसंत पंचमी के मौके पर कैसे लोग आस्था की डुबकी लगाने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। और यहां पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने के लिए मां गंगा के पवित्र जल में आप देख सकते हैं यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सीधी तस्वीरें आपको हम हरिद्वार से दिखा रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आस्था की डुबकी लगाने के लिए हजारों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे, हरि की पैड़ी पहुंचे हैं, मां गंगा का दर्शन कर रहे हैं। आज आपको बता दें वसंत पंचमी है और हिंदू धर्म में वसंत पंचमी का अलग ही महत्व है।
और यहाँ पर आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे हैं और आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बसंत पंचमी के मौके पर स्नान है और हम यहाँ 3 नदियों का संगम है, गंगा यमुना सरस्वती का, और हम अपने परिवार के साथ यहाँ नहाने आए। हमारे नमस्ते त्रिपाठी। आज जो है बसंत पंचमी का त्यौहार है। बसंत पंचमी के दिन जो है हमारे सनातन धर्म में यह मान्यता रही है कि आज ही के दिन माँ शारदा का जन्मोत्सव मनाया जाता है और आज ही के दिन से हमारे सनातन धर्म में त्योहारों का जो नए त्यौहार हैं उसकी शुरुआत की जाती है। विवाह संबंधी कार्य की, मांगलिक कार्यों की शुरुआत होती है, जो भी शुभ मंगल कार्य होते हैं उसकी शुरुआत होती है। तो आज के दिन जो है बाड़ी की देवी, साहित्य की देवी माँ शारदा का जन्मोत्सव मनाया जाता है और आज के दिन एक ऐसी मान्यता भी है कि संगम पर स्नान किया जाता है जहाँ पे गंगा, जमुना, सरस्वती तीनों बहनों का उद्गम स्थल माना जाता है, एक साथ मिलती हैं तो संगम स्नान किया जाता है। तो सभी श्रद्धालुओं को संगम स्नान की ढेर सारी शुभकामनाएं। प्रसन्न मिश्रा, बनारसी से। आज बसंत पंचमी का पावन पर्व है और बड़ी संख्या में प्रातःकाल से ही श्रद्धालु और स्नानार्थी लगातार संगम तट पर स्नान के लिए आ रहे हैं। संगम तट पर स्नान घाट बना हुआ है। इसके अलावा इस माघ मेले क्षेत्र में 17 अन्य विभिन्न स्नान घाट हैं और इन सारे स्नान घाटों पर लगातार काफ़ी बड़ी संख्या में स्नानार्थी और श्रद्धालु प्रातःकाल से ही स्नान कर रहे हैं और इन स्नानार्थियों और श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस के व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। सारे स्नान घाटों पर डीप वाटर बैरिकेडिंग है और उसके साथ साथ जल पुलिस और फ्लड कंपनी के जवान। और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत क्या कुछ कह रहे, सुन लेते हैं। देखिए, इस मामले को अनावश्यक तूल देकर सरकार अपनी कुछ कुकर्मियों को छिपाने का प्रयास कर रही है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जितना हनन संभव हो पाता उतना हनन ये सरकार कर रही है और उसकी एक मिसाल है ये जो एक 20-21 साल की सोशल एक्टिविस्ट को ये कानूनन उसको फ्रेम करना चाहते हैं और मैं समझता हूँ कि विवेकशील लोग इसका विरोध करेंगे। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी पर लगातार मतलब प्राइस हाइक होती जा रही है, रोज पैसा बढ़ रहा है, इसके ऊपर क्या कहना है आपका? मोदी जी ने एक ठान लिया है कि लोगों का इतना इम्तिहान लिया जाए ताकि वो गैस की कीमत 1000 रुपया पर सिलेंडर हो और आडवाणी जी की उम्र से ज़्यादा तो अब इन्होंने डीजल और पेट्रोल के दाम पहुंचा ही दिए हैं, तो अब तो 100 ही का मार्क रह गया है, तो 100 रुपये लीटर तक ये पहुंचा करके ही मानेंगे और बड़ी जल्दी पहुंचा देंगे जिस हिसाब से डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और दुनिया में घट रहे हैं, भारत में बढ़ रहे हैं। अब अपने खजाने को भरने के लिए ऐसा तरीका क्यों अपना रहे हैं जिससे सारी चीज़ों पर, पूरे अर्थव्यवस्था पर एक नेगेटिव कास्केडिंग इफेक्ट पड़े। और आज जो मूल्य वृद्धि है उसका एक बड़ा कारण ये भी है। वो तो सब्जियों को कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि वो किसान पैदा करते हैं, इसलिए थोड़ा सा लोगों को मूल्य वृद्धि का पिंच उतना तेज़ नहीं महसूस हो रहा है। अन्यथा आप लगाइए, खाने पीने की वस्तुओं से लेकर के कोई वस्तु ऐसी है जिसके दाम इस दौरान नहीं बढ़े और उसमें एक सबसे बड़ा कारण जो है पेट्रोल और डीजल के दामों की वृद्धि है और गैस के दाम बढ़ाने से तो जो गृहिणी है और घर का जो बजट है वो अस्त व्यस्त हो गया है। रावत जी बताइए, किसान आंदोलन को और खासकर जो किसान महापंचायतें चल रही हैं कई राज्यों में, कांग्रेस उसमें खुलकर सामने आ गई है। आपकी राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी भी इसमें अब मतलब पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो कांग्रेस अब बिल्कुल इस मामले में मतलब देखिए, ये किसानों का आंदोलन है, हम अन्नदाता के पीछे खड़े हैं। ऐसा नहीं है कि हम ड्राइविंग सीट में हैं, ड्राइविंग सीट पर अन्नदाता ही है, किसान ही है।
किसान एक बात को बिल्कुल साफ तौर पर समझ रहा है कि ये 3 कानून उसकी खेती को और उसके बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर देंगे, उसकी किसानी को चौपट कर देंगे। इसलिए वो जान हथेली में रखकर सब कुछ इन 3 कानून के विरोध में झोंक देना चाहता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर एक देश के जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते, और वो भी ऐसा राजनीतिक दल होने के नाते, खेती के क्षेत्र में जितनी भी बढ़िया बातें हुई, हरित क्रांति से लेकर के श्वेत क्रांति, पिंक क्रांति, ब्लू क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन, सब कांग्रेस के समय में हुए। जितने रिसर्च संस्थान बने सब कांग्रेस के समय में बने। एमएसपी से लेकर के सरकारी खरीद तंत्र कांग्रेस के समय में बना। सस्ता गल्ला वितरण प्रणाली कांग्रेस के समय में बनी। तो जितने प्लस हैं खेती और किसानी से जुड़े हुए सब कांग्रेस के समय में हुए। तो हमारा नैतिक कर्तव्य है, एक विरोध पक्ष होने के नाते भी और इस देश की एक राजनीतिक रूप से जिम्मेदार संस्था होने के नाते भी, कि हम किसान के साथ खड़े हों और हम वही कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। मैं राहुल जी और प्रियंका जी को उनके निर्णय के लिए सैल्यूट करना चाहता हूँ। कल ने पूरे देश में रेल रोको का आह्वान किया है, क्या कांग्रेस इसमें भी पार्टिसिपेट करेगी? बिल्कुल करेगी। और हम किसान कांग्रेस नहीं करेगी तो जो किसान है वो, जो कांग्रेस किसानी तो है कांग्रेस में भी, तो जो किसान हैं हमने उन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। हमने कहा भाई तुम जो तुम्हारी पेट की लड़ाई है उस लड़ाई को लड़िए। हमारे जो कांग्रेस से जुड़े हुए किसान हैं वो फोर फ्रंट पर हैं लड़ाई में, और इसमें भी फोर फ्रंट पर रहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ क्यों आए भारत बंद की नौबत, क्यों आए रेल रोको की नौबत। आप भाई किसान के लिए कह रहे हो, कानून बनाया है, किसान कह रहा था मैं बर्बाद हो जाऊंगा, तो आप इसको स्थगित कर ख़त्म कर दीजिए 3 कानून को। कह दीजिए भाई नहीं, हमने तो तुम्हारे भले के लिए बनाया था, तुम नहीं चाह रहे हो, लो हम वापस लेते। लेकिन हम इसको मूंछ और दाढ़ी की लड़ाई बनाना ये तो ठीक नहीं है। जो मोदी जी ने अनावश्यक इसको अपने सम्मान का प्रश्न बना लिया है। और लोकतंत्र के अंदर यदि राजा ही प्रधानमंत्री एक प्रकार से प्रधान सेवक है, लेकिन प्रधान सेवक यदि राजा जैसी भावना रख लेगा कि साहब मेरी मूंछ तो नीचे नहीं होनी चाहिए, तो फिर आप लोकतांत्रिक नहीं रह सकते। दोनों बातें एक साथ नहीं चल सकती। लोकतंत्र में जनता के सामने झुकना पड़ता है, जनता सर्वोच्च है। एक आखिरी सवाल, जनपद में जो ये हादसा हुआ है, क्लाउड बर्स्ट, ग्लेशियर ब्रस्ट हुआ है, अभी वहाँ रेस्क्यू काम चल ही रहा है, आप इसको किस उससे देखते हैं कि ये? देखिए, प्रारंभिक तौर पर जब मुख्यमंत्री वहाँ पहुँचे और सारे संगठन जिनको इस बचाव कार्य में लगना था वो वहाँ पहुँचे, तो मुझे लगा कि हमने 2013-14 की त्रासदी से एक अच्छा सबक लिया है और रिस्पांस टाइम की मैंने प्रशंसा भी की। लेकिन आज जिस प्रकार से रेस्क्यू वर्क चला है, ऐसा नहीं है कि रेस्क्यू वर्क में जो लगे हुए थे उनके डेडिकेशन में कोई कमी थी या उनके साहस में कोई कमी थी या उनकी तरफ से कोई कमी थी, मगर हम इक्विपमेंट नहीं जुटा पाए, हम तकनीक का उपयोग नहीं कर पाए इस सब काम में। हमारे पास एनटीपीसी, वहीं पर एनटीपीसी का क्या लेआउट प्लान है टनल का, वो लोगों को मालूम नहीं हो पाया जो उसके काम में लगे हुए थे। ड्रिलिंग आदि या ऑक्सीजन कैसे पहुंचाई जाए, इन सब विषयों पर बाद में सोचा गया। ये अलग बात है, अब कहा जा रहा है कि साहब वो तो पहले ही जो है सब दलदल में फंस करके दम घुटने से मर चुके थे, इस तरीके की बात कही जा रही है। लेकिन आखिर तक भी आशा रहती है, और वो आशा उस दिन दम तोड़ गई जब हमारी मशीनें टूटने लगी। जब आप एक मशीन के सहारे सारे मलबा निकालने के ऑपरेशन को चलाने का काम कर रहे हैं और वो मशीन बीच में फेल हो जाती है,
आप ड्रिल में ऐसी मशीन लगाते हैं जिसका ड्रिलर टूट जाता है। तो ये सब चीज़ें जो है कुछ हमको सबक सिखा रही। मैं सरकार की आलोचना के लिए नहीं कहना चाहता हूँ। एक कोऑर्डिनेशन की और एक प्रॉपर ऐसी चीज़ों में प्लानिंग का बड़ा भारी महत्व है। वो सब चीज़ों का एक अभाव दिखाई दिया। रेस्क्यू टीमों के बीच में ज़रूर कोऑर्डिनेशन था सरकारी उनके बीच में, मगर रेस्क्यू का काम को जिस तरह फैसिलिटेट करने का दायित्व जिन लोगों में था, वहाँ पर हम कमज़ोर दिखाई दी है। और मैं समझता हूँ इसको बिना आलोचना के ग्रहण किया जाना चाहिए। नगर पालिका बोर्ड की बैठक में प्रतिभाग करने आए सभी सभासदों ने बोर्ड का नेतृत्व कर रहे अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी का घेराव कर वार्डों में सफाई व्यवस्था और विकास को लेकर घंटों हंगामा डाला। आक्रोशित सभासद ने जमीन पर बैठकर नेम प्लेट को तोड़कर आक्रोश व्यक्त किया, जिसको लेकर नेतृत्व कर रही नगरपालिका अध्यक्षा ने निंदनीय बताते हुए बैठक को असफल बताया है। आयोजित बैठक में शिरकत करने आए आक्रोशित सभासद ने बताया कि नगरपालिका बोर्ड के गठन के 3 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नगर के बोर्डों में सफाई व्यवस्था और विकास कार्य अवरुद्ध पड़े हैं। इस मामले में कई बार पालिका प्रशासन को कहा गया है कि स्थिति जस की तस बनी हुई है और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर कब नगरपालिका द्वारा चरमराई बोर्डों में सफाई व्यवस्था दुरुस्त हो पाएगी। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग के घरेलू हिंसा और बाल शोषण के प्रति जागरूक महिलाओं और अन्य लोगों को जागरूक करने के लिए हिंसा के अंधियारे से आशा के उजियारे तक विषय पर जिला स्तर पर कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिसके चलते इंस्पिरेशन PR इन इवेंट्स के सहयोग से चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते पछवा दून के कालसी ब्लॉक के बाद विकासनगर ब्लॉक में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं से जुड़े विभिन्न विभागों ने शिरकत की, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि ब्लॉक प्रमुख जसविंदर सिंह बिट्टू ने भी अपनी अहम भागीदारी निभाई। हमारे DPO सर ने ये प्रोग्राम रखा है घरेलू हिंसा पे। महिलाओं के साथ आए दिन घरेलू हिंसा हो रही है। हमारे देश में कम से कम 70% महिलाएं घरेलू हिंसा सहती हैं, जिन्हें पता ही नहीं होता। कमाल की बात है, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके साथ हिंसा हो रही है। तो इसी चीज़ों को लेके हमने ये वर्कशॉप रखी है ताकि हम महिलाओं को जागरूक कर सकें, उन्हें नए नए कानूनों के बारे में हम बता सकें। और जैसे कि अभी हमारे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आया है कि पहले पूर्वजों की संपत्ति में जो हिंदू महिलाएं होती थी, बेटियां होती थी, उन्हें कोई राइट्स नहीं होता था, लेकिन अब उन्हें पूर्वजों की संपत्ति में भी राइट्स मिल चुका है। और हिंसाओं के बारे में हमने जैसे जागरूक कर रहे हैं। विकास विभाग की ओर से हिंसा के अंधेरे से आशा के उजाले तक कार्यक्रम जगह जगह आयोजित किया जा रहा है। ये हमारे DPO अखिलेश मिश्र जी की पहल है, जिसकी मैं बहुत सराहना करती हूँ। और इस प्रोग्राम में महिलाएं, उनका खास जो प्रयास है कि जो महिलाएं घरेलू हिंसा से पीड़ित है, उन्हें एक अलग एनवायरनमेंट दिया जाए, कुछ नया उनके साथ किया जाए, क्योंकि हर महिला आती है, गंभीरता के साथ कार्यक्रम सुनती है, अटेंड करती है और घर जाके फिर वही रोनी सूरत लेके घर में बैठी रहती है। तो उन्हें कुछ सीख के साथ, कुछ जानकारी के साथ, कुछ नए तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। भारतीय संस्कृति न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व की चेतना को जागृत करने में सक्षम है। और इस संस्कृति के पुनः उद्गम के लिए सामने आया योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार। देवताओं ने महादेव की नगरी में आकर दिए जलाए थे। देवों की वो दीपावली ही देव दीपावली है। अयोध्या में राम मंदिर की पुनः स्थापना कर राम राज्य की नींव रखी जा चुकी है, तो वहीं काशी आज भी हमारी संस्कृति को धरोहर के रूप में विकसित कर रहा है। अयोध्या में 5,51,000 दियों से दीपावली मनाई गई, तो दूसरी तरफ काशी में देव दीपावली के अवसर पर 15 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित कर विश्व कीर्तिमान बनाया गया। इनसे पूर्व 24 करोड़ श्रद्धालुओं ने एक साथ भव्य महाकुंभ में शिरकत की। एक ओर मथुरा का कृष्णोत्सव और बरसाने की होली, तो दूसरी ओर सारनाथ, कुशीनगर के बौद्ध सर्किट ने
विश्व भर में पर्यटकों को आकर्षित किया है। उत्तर प्रदेश में संस्कृति के हो रहे संरक्षण से भारत पुनः विश्व गुरु बनने के राह पर अग्रसर हो चला है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर सितारगंज के उधम सिंह नगर से है, जहां पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों की देखरेख के सही तौर तरीकों को बताने के लिए बाल विकास परियोजना द्वारा गोद भराई एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बताया गया कि गर्भावस्था के दौरान क्या क्या सावधानी बरतें और कब कौन से टीके लगवाने चाहिए। सोमवार को वार्ड नंबर 5 स्थित राजकीय इंटर कॉलेज प्रांगण में बाल विकास परियोजना के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों की संचालिकाओं द्वारा गोद भराई का कार्यक्रम आयोजित किया गया और इस अवसर पर बाल विकास परियोजना अधिकारी मंजू सिंह ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को गर्भ के तीसरे माह बाद टीटी के 2 टीके 1 माह के अंतराल पर अवश्य लगाने चाहिए। द्वारा गोद भराई का कार्यक्रम था, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को भी लेके जो है काफ़ी जागरूक किया गया। और सच यही है कि आजकल जो है बेटियां हैं वो पुरुषों के साथ भी कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं और हर क्षेत्र में जो है उनका योगदान है। आज जो है ऐसा कि जागरूक किया गया लोगों को कि भाई अगर बेटी है तो कल है। गोद भराई अन्नप्राशन की रस्म जो है यहाँ पर हम कर रहे हैं और इसके अंतर्गत गर्भवतियों को पौष्टिक आहार लेने के लिए और 6 माह से जो बच्चे 6 माह पूरा कर चुके हैं उनको ठोस आहार की तरफ मोड़ने के लिए जो है इस प्रकार के प्रोग्राम हर माह किए जाते हैं। महीने की 14 और 22 तारीख को जो है ये सीबी के एक्टिविटी प्रत्येक केंद्र पर होती है। तो आज हमने इसे थोड़ा सा बृहद बनाने के लिए कई आंगनबाड़ी केंद्रों को मिक्स करके यहाँ पर ये आयोजन किया है, जिसमें पार्षद महोदय भी आए थे। जमीनों पर हो रहे अवैध कब्जों को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें कि जमीनों पर अवैध कब्जे के मामले लगातार सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर तहसीलों की फाइलें फरियादियों के पत्रों से भरी पड़ी हैं। इन सभी मामलों को लेकर तहसील प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। एक के बाद एक जमीन को मुक्त कराने में जुटा है। तिरवाला के रखरखाव गांव में भी ऋषिकेश तहसील प्रशासन ने ग्रामीणों की भूमि मुक्त कराई, जिसके बाद ग्रामीणों ने प्रशासन का आभार व्यक्त किया। के बीच में जो ये रास्ते का विवाद था, इसका चिन्हीकरण हमने कर दिया है और दोनों पार्टी को समझा दिया है और दोनों पार्टी इस बात पे एग्री भी हो गई कि जो निशान लगाए वो सही है और जो रास्ता जो ये अभिजीत के वगैरह के जमीन में पाया गया उस पर दोनों पार्टी फिलहाल कोई काम नहीं करेगी। चमोली जिले के रेडी गांव में ग्लेशियर टूटने से आई भीषण आपदा से लापता कालसी तहसील अंतर्गत पंजिया गांव के 4 युवकों ने ग्रामीणों ने घाट पर बांस और घास के पुतले बनाकर अंतिम संस्कार कर दिया। बता दें कि हाल ही में चमोली जिले के रेडी गांव में आए आपदा में करीब 150 लोगों में से कालसी तहसील क्षेत्र के भी 9 युवक शामिल हैं, जो कि उस दौरान ऋषिगंगा प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि आपदा में लापता कालसी क्षेत्र के 9 लोगों में से 2 के शव SDRF और रेस्क्यू टीम बरामद कर चुकी है, जबकि अन्य लोगों का अभी पता नहीं चल पाया है, जिससे चलने अपनों के वापस लौटने की आस खो चुके हैं। पंजिया गांव के 4 युवकों ने परिजनों ने उन्हें मृत मानते हुए पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए युवकों के प्रतीकात्मक पुतलों का यमुना घाट पर अंतिम संस्कार किया। हमारे हिंदू रिवाज संस्कृति के मुताबिक, हिंदू धर्म के मुताबिक तो ये करना उचित था, क्योंकि बॉडी तो प्राप्त हुई नहीं वहाँ से, तो 8 दिन तक इंतजार भी किया गया हम लोगों ने कि भाई चलो अगर बॉडी मिलती है, एक भी मिल जाती है तो हम उसे मान के ही चलो ये, लेकिन जब आशा टूट चुकी थी हमारी कि अब नहीं मिलना है, घटना इस प्रकार की है, तो ये हमने आज इसी पुतलों को अंतिम रूप देके ये धर्म अनुसार हमने इसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये ऐसा इस आपदा में जो भी चमोली में हुआ है, उनके सबसे पहले तो हमारे तो है ही, और भी जो जितने मृतक हैं उनके लिए हम यही वो कहें कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। और हमारे गांव से 4 लोग लापता हैं, जिनको हमने अब चारों को हमने मतलब डेड तो है ये, उनको हम लापता में क्या हमने ये घोषित कर दिया है कि अब पूरे उससे कि अब उसकी ना डेड बॉडी मिलनी है, उनका अंतिम संस्कार आज हमने कर दिया है और वह भगवान इनकी आत्मा को शांति रखे।
कुमाऊं के कई जनपदों में स्मैक की सप्लाई करने वाले आरोपी को एटीडीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 30 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ इससे पहले भी एनडीपीएस की धारा में आधा दर्जन मुकदमे दर्ज है। आरोपी 6 मुकदमों में फरार चल रहा था। और उसी में एक मिशन के तहत हम लोग काम कर रहे हैं। तो इसी ऑपरेशन के तहत कल एक जो है सावेज खान करके हैं, किस्सा का रहने वाला है, इसको पकड़ा गया है। इसमें इसके पास से 30.45 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। इससे पहले भी आपको अवगत करा दूं कि जनवरी में हम लोगों ने लगभग 154.45 ग्राम स्मैक बरामद किया और कल से पहले फरवरी के माह में लगभग हम लोग जो है 124.30 ग्राम स्मैक बरामद कर चुके हैं। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।